जैसे ही थकी हारी घर आती है तो टेबल पर रखे खाने की खुशबू से उसकी आंखें चमक उठती है और वो अपने पर्स को सोफे पर पटककर खाने के लिए पहुंचती है। टेबल पर ग्रेवी से भरे मंचूरियन रखे देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। तभी उसकी माँ शालिनी कहती है, मंदिरा बेटा, पहले हाथ मुंह तो धो ले, आते ही खाना खाने चली आई। माँ, आपने खाने में मंचूरियन बनाया है, थैंक यू माँ। बिजी रहने के कारण मैंने मंचूरियन के टेस्ट को कितना मिस किया। ओह, आज तो बल्ले बल्ले है। अरे माँ, रोज ही तो हाथ मुंह धोकर खाती हूँ और आज तो खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। वैसे कौन से मंचूरियन है, गोभी या मशरूम के? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, खाकर ही देख लेती हूँ ना। हाँ, मंचूरियन। क्या मंचूरी क्या लगा रखा है? मैंने तो घिया के कोफ्ते बनाए हैं। ये सुनकर मंदिरा का हंसता खिलखिलाता चेहरा गम के सागर में डूब जाता है और वो अपनी माँ को घूरते हुए कहती है, अरमानों पर पानी फेरना तो कोई आपसे सीखे। मतलब डिट्टो मंचूरियन जैसे दिख रहे हैं आपके कोफ्ते। हाँ तो वही समझकर खा ले, पर खाने तो यही पड़ेंगे। रहने दो माँ, ये घिया के कोफ्ते मंचूरियन जैसे दिख सकते हैं, लेकिन इसमें मंचूरियन का स्वाद नहीं है। स्वाद तो घिया का ही आएगा ना। मेरी तो सारी भूख ही मर गई। ये लड़की भी ना। अरे सुन। मंदिरा अपनी माँ की बात सुने बिना ही कमरे में चली जाती है। मंदिरा मंचूरियन खाने की बहुत बड़ी दीवानी थी। मंचूरियन की हर वैरायटी उसने चखी थी। एक दिन वो लंच के समय ऑनलाइन मिक्स वेज मंचूरियन ऑर्डर करती है और कुछ देर में जब पार्सल आता है तो वो फट से उसे खाने बैठ जाती है। तभी उसकी माँ उसे ताने देते हुए कहती है, यहाँ महंगाई आसमान छू रही है और ये महारानी अंट शंट ठूसने में खर्चा कर रही है। ओहो माँ, खर्चा भी तो अपने पैसों से कर रही हूँ ना, आपको क्या दिक्कत है? मतलब कमा रही है तो क्या खाने में ही फालतू का खर्चा करेगी, गधी कहीं की। अभी खाते हुए ताने मारने आई हो क्या? खाने भी तो दो। जी नहीं, मैं तो कहने आई थी कि 2-4 दिन में गांव जाना है तो टिकट करवा लियो ट्रेन की और ऑफिस में भी छुट्टी की अर्जी डाल दियो। गांव? पर अचानक क्यों? अरे अचानक का क्या मतलब है, 5 साल हो गए गांव गए हुए। वहाँ की जमीन जायदाद खेत खलियानों की खोज खबर तो लेनी ही पड़ेगी ना, वरना तेरी बुआ ताने मार मार कर मुझे वहीं से परेशान करती रहेगी। इसलिए याद से टिकट करवा लियो। शालिनी के कहे अनुसार मंदिरा गाँव जाने की टिकट बुक कर देती है। 2 हफ्ते बाद दोनों माँ बेटी गाँव अपनी बुआ के यहाँ पहुँचते हैं। मंदिरा अपनी बुआ को आवाज देकर बुलाती है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। तभी पीछे से उसकी बुआ लाजवंती कहती है, आ गई दोनों माँ बेटी। मुझे तो लगा इस बार भी गांव की सुध लेने नहीं आएंगी। क्यों भाभी? ऐसी कोई बात ना है जीजी, वो जब से इसकी नौकरी लगी है ना, छुट्टी नहीं मिल रही थी। बहाने बनाने में तुमसे बढ़कर कोई ना है भाभी। चलो थक गई होगी, अंदर चलो, गरम गरम भजिया खिलाती हूँ। बुआ, फूफा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कैसे दिखाई देंगे, दुकान पर जो बैठा के आई हूँ उनको। दुकान? हाँ, भजिया और पकौड़ों की दुकान है ना हमारी। अच्छा जीजी, आपने तो कभी बताया नहीं दुकान के बारे में। तभी तो कहती हूँ, साल में गाँव का एक चक्कर लगा लिया करो, सब खुद ही पता चल जाएगा। तभी वो तीनों घर के अंदर जाते हैं। समय बीतता है। एक दिन गांव घूमते हुए मंदिरा अपनी बुआ की दुकान पर पहुंचती है, जहां लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। तभी वो दुकान में जाकर अपनी बुआ से कहती है, बुआ, आपके बनाए पकौड़े तो बड़े मशहूर है गांव में। मतलब कितनी भीड़ लगी है और फूफा जी तो लगातार लोगों को पकौड़े दिए जा रहे हैं। अरे मशहूर कैसे नहीं होंगे, हर तरह के पकौड़े बनाती हूँ, वो भी खट्टी मीठी चटनी के साथ। ले तू भी खा कर देख। ना 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 बुआ जी, ये नहीं खाना। ये नहीं खाना तो क्या खाना है? बुआ, मुझे मंचूरियन खाना है। गाँव में कहीं मिलते हैं क्या? मंचूरी? ऐसा भी कुछ खाने लायक होता है क्या? रुक, तेरे फूफा से पूछती हूँ। ए जी, ये गांव में कोई मंचूरी की दुकान लगाता है क्या बोल रही हो भगवान? हम तो नाम ही पहली बार सुने हैं। लगता है ये कौन शहरी खाना है। अभी शहरी खाना गांव में कहाँ मिलता है बिटिया? सही कह रहे हो आप। मतलब जब तक गांव में रहूंगी मंचूरियन नहीं खा पाऊंगी। ओह शिट। गांव में मंचूरियन ना मिल पाने के कारण मंचूरियन की दीवानी मंदिरा का तो मानो दिल ही नहीं लगता। एक दिन वो घर के बाहर उदास बैठी चने चबाते हुए फोन चला रही होती है। तभी वो YouTube पर घर पर मंचूरियन बनाने की रेसिपी देखकर कहती है, आहा, कितने मस्त लग रहे हैं। मन कर रहा है फोन से ही खा जाऊं। मुंह में पानी आ रहा है। वैसे देखने में स्वाद नहीं आएगा और इस गांव में तो कहीं मंचूरियन मिलता ही नहीं है। आज तो खुद ही ट्राई करने पड़ेंगे। चलो मंदिरा, तैयार हो जा। इतना कहकर वो अंदर जाती है और चूल्हा जलाकर फोन में देखते हुए मंचूरियन बनाने की ट्राई करती है। कुछ देर बाद जब सभी घर आते हैं तो देखते हैं कि मंदिरा पसीना पसीना हुए चूल्हे के सामने खाती हुई कुछ बना रही है। तभी उसकी माँ कहती है, चमत्कार, जीजी मेरी मंदिरा खाना बना रही है, वो भी चूल्हे पर। हाय हाय भाभी, आपने बोला था क्या इसे इतनी गर्मी में रसोई में घुसने को? देखो तो कितनी परेशान हो रही है। अरे मंदिरा बिटिया, तुम काहे खाना बना रही हो? उठो उठो। हाँ बस हो ही गया। माँ, बुआ, आज मैंने आप सबके लिए बढ़िया डिश बनाई है। जल्दी से फ्रेश होकर खाने बैठ जाओ। सभी हाथ मुंह धोकर खाने बैठ जाते हैं। तभी मंदिरा सभी को अपने हाथों से बनाया गोभी मंचूरियन परोसती है, जिसे खाते ही सब हैरान रह जाते हैं।
तभी उसकी बुआ बोलती है, अरे बिटिया ये क्या बनाया है तूने? गोभी मंचूरियन। क्यों, अच्छा नहीं बना बुआ? वो मैंने पहली बार बनाया है ना। अच्छा नहीं बिटिया, बहुत ही लाजवाब बना है। गोभी की ऐसी कोनो चीज हम पहले कभी खाए ही नहीं। कहा लाजवंती, सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल जी, बहुत स्वाद की है ये मंचूरी। यही खाने का मन था ना तेरा दुकान में। हाय दया, मतलब इस मंचूरियन की लत के चलते तू गर्मी में चूल्हे के सामने पसीना पसीना होकर इतनी मेहनत कर रही थी। ये लड़की कितनी चटोरी हो गई है। हाँ तो अच्छा ही है ना, इसी बहाने मंदिरा बिटिया के हाथ का कुछ बढ़िया और नया खाने को नसीब हुआ। वैसे अगर ये मंचूरी को दुकान में बेचे तो लोग इसे खाकर पागल हो जाएंगे। ए जी, पहले खुद तो खाओ, लोगों को बाद में खिलाना, समझे? बिटिया तू भी खा। तभी मंदिरा भी खाने लगती है और उसे सच में यकीन नहीं आता कि पहली बार में ही उसने इतना स्वादिष्ट मंचूरियन कैसे बना लिया। फिर उसके दिमाग में अपने फूफा की कही मंचूरियन की बिक्री की बात घूमने लगती है और वो अगले दिन दुकान पर जल्दी पहुंच जाती है, जहां लाजवंती पकोड़े तल रही होती है। मंदिरा बिटिया, तू इतनी सुबह सुबह दुकान पर, कोई बात है क्या? हाँ बुआ, मैं आपकी दुकान में अपने मंचूरियन की बिक्री करना चाहती हूँ ताकि गांव के लोग एक नई डिश खा पाए। क्या बात है, बोल तो सही रही हो। चलो कर लो अपने मन की। ग्राहकों को पसंद आया तो ठीक, वरना खुद ही खा लेंगे। तभी मंदिरा दुकान में खुद से 2-3 तरह के मंचूरियन बनाकर तैयार करती है। कुछ देर में जब ग्राहक आने शुरू होते हैं तो पकोड़ों के साथ मंचूरियन भी रखा देखकर एक आदमी पूछता है, अरे लाजवंती बहन, आज जे का नया आइटम लगाई हो दुकान में, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ तो स्वाद भी लाजवाब होगा, खा कर तो देखो। मंचूरी कहते हैं इसको, शहरी खाना है, बोलो दे। हाँ, पकोड़े तो रोज ही खाते हैं, आज ही मंचूरी भी खाकर देख लेते हैं। तभी वो एक प्लास्टिक की प्लेट में उस आदमी को मंचूरियन परोस देती है, जिसे खाकर वो बहुत तारीफ करता है। जिसके बाद से और भी ग्राहक मंचूरियन खाने लगते हैं और इस तरह से गांव में लाजवंती के पकोड़ों के साथ साथ अब मंदिरा के बनाए मंचूरियन भी फेमस हो जाते हैं। जिसके बाद लाजवंती की दुकान में उसके पकोड़ों के साथ मंचूरियन की भी बढ़िया बिक्री होने लगती है और मंदिरा अपनी बुआ को भी अलग अलग तरह के मंचूरियन की रेसिपी सिखा देती है। कुछ समय बाद मंदिरा और उसकी माँ शहर लौट जाते हैं। कृति अपनी 12th कंप्लीट होने पर कॉलेज में एडमिशन लेती है। हैप्पी 10th क्लास के साथ ही उसे बहुत पसंद करता था। वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाया था। कृति जिस कॉलेज में एडमिशन लेती है, हैप्पी भी सेम उसी कॉलेज में एडमिशन लेता है। एक दिन कॉलेज के लेक्चर के बाद हैप्पी उसका पीछा करते हुए पकड़ा जाता है। कृति उसके कान पकड़ते हुए बोलती है, तुम मेरा कितने दिनों से पीछा कर रहे थे, ये मैं जानती हूँ। आवारा आशिक, तुम मेरे क्लासमेट थे ना? मेरे कान तो छोड़ो, मैं बताता हूँ। लो मैंने छोड़ दिए, अब बताओ क्या लोचा चल रहा है दिमाग में? देखो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली सब कुछ बताता हूँ। मैं ना तुमसे नोट्स मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। तुम सिर्फ नोट्स मांगने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे सर पर सींग लगी हुई है क्या? वो एक्चुअली मुझे तुमसे डर लगता है क्योंकि तुम्हें आवारा लड़के पसंद नहीं है ना। ओह, लेकिन मुझे तो तुम आवारा नजर नहीं आते, फिर ये आवारों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? हाँ, मैंने कभी इससे पहले किसी लड़की का पीछा नहीं किया है। कोई नहीं, कल मैं सारे नोट्स दे दूंगी। सुनो कृति, एक बात और रह गई। अब क्या रह गया? अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे अपना नंबर दे दो। मुझे अगर आगे हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें मैसेज या कॉल कर लूंगा। विश्वास कर सकती हो तुम मुझ पर? ओ बेटे, तेज चल रहे हो, पहले नोट्स अब नंबर। दाल में कुछ काला है। अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। लिखो मेरा नंबर। कृति उसको अपना फोन नंबर देकर चली जाती है। जिसके बाद हैप्पी बहुत खुश होता है क्योंकि वो उससे अब बात कर सकता था। उसकी बातें सोच सोच कर वो खुद से बोलता है, यार कितनी औसम है वो, काश मेरी हो जाए बस। हैप्पी वहाँ से चला जाता है और शाम होने पर उसे कॉल करता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और हैप्पी और कृति बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हैप्पी सिर्फ दोस्ती नहीं चाहता था और आखिरकार एक दिन बहुत हिम्मत जुटाते हुए वो अपने दिल की बात को शेयर करने की सोचता है। वो उसे मिलने के लिए एक पार्क में अकेले बुलाता है और कुछ ही देर में वो पार्क में पहुंचती है और उसे ढूंढने लगती है। एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर हैप्पी उसका इंतजार कर रहा था। उसे सरप्राइज करने के लिए वो गुलाब का फूल लेकर आया था। वो उसके सामने आता है और उसे देखकर कृति बोलती है, यहाँ क्यों बुलाया मुझे अकेले? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना है? वो कृति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं कृति, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। सच में? अब मैं कैसे साबित करूँ अपने इश्क को? मुझे पता था बच्चू, मैं पहले से ही जानती थी तुम्हारी फीलिंग्स को, और तुम्हें ये फीलिंग कब से थी ये भी पता था मुझे। तो फिर मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वैसे तो मैं आवारा लड़कों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देती, लेकिन तुम मुझे शुरू से ही अच्छे लगते हो, सिर्फ तुम्हारे सिंपल एंड नेचुरल बिहेवियर की वजह से। मुझे अच्छा लगता है तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना। तो मैं इन बातों से क्या समझूं? जब लड़की इतना सब कुछ बोल रही है तो तुम्हें इशारा मिल जाना चाहिए। मीन्स यू ऑल्सो लव मी? ये
हैप्पी इतना बोलकर उसके गले मिलता है और दोनों की कहानी पटरी पर आ जाती है। धीरे धीरे वो दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। उनकी बातचीत और मिलना जुलना अब थोड़ा बढ़ जाता है। एक दिन ऐसे ही वो पार्क में साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। कृति की पड़ोस की आंटी उसे देख लेती है और वो कृति के घर वालों को उसके बारे में बता देती है। शाम होने पर कृति जब घर आती है तो घर के सभी लोग एक साथ गुस्से में बैठे हुए थे। कृति अपनी माँ ललिता के गुस्सा होने की वजह पूछते हुए बोलती है, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? तू कहाँ से आ रही है? क्या हुआ माँ, मैं तो ट्यूशन क्लासेस गई थी। कृति की बात सुनकर उसका बड़ा भाई अमित उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है, अब तू हम लोगों से झूठ भी बोलने लगी है। पढ़ने गई थी तू, हम सभी को बेवकूफ बना बनाकर रास रचा रही है। माँ, इसकी पढ़ाई लिखाई बंद कराओ। मैं अब और इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं दे सकता। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमने ही इसे ज्यादा छूट दे रखी है। माँ, तुम इसे संभालो और मैं उस लड़के का दिमाग ठिकाने लगा कर आता हूँ। भैया उसे कुछ मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है। तू उसकी तरफदारी मत कर। माँ, इसे अंदर ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। बस मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। भैया मेरी सिर्फ एक बार बात सुन लो, बाकी आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। प्लीज उसे कुछ मत करो। हाँ, सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। तू उससे आज के बाद कभी नहीं मिलेगी। उसे हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दे। अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके साथ आप कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अगर वो तेरे आसपास भी भटकता नजर आया तो उसकी अर्थी मेरे हाथों ही उठेगी। अमित और ललिता इतना बोलकर चले जाते हैं। कृति रोते हुए अपने कमरे में जाती है। वो उसका नंबर अपने फोन से ब्लॉक कर देती है। कुछ दिन लगातार थोड़ा भी कांटेक्ट ना रहने पर हैप्पी बहुत परेशान हो जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन जब बर्दाश्त की हद के पार हो जाता है तो वो उसके घर जाने का फैसला लेता है। वो उसके घर जाकर ललिता से मिलता है और वो उसे देखकर बोलती है, कौन हो तुम? अमित के दोस्त हो? मुझे कृति से मिलना है। हैप्पी की आवाज सुनकर कृति दौड़कर आती है और उसके गले लग जाती है। तभी वहाँ अमित आता है और उसको गले मिलते देखकर वो गुस्से से बोलता है, कृति, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुझे मना किया था इससे मिलने को। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों जिंदगी भर साथ रहना चाहते हैं। भैया हैप्पी अच्छा लड़का है, आप मान जाइए ना। खामोश रहो तुम दोनों। अमित गुस्से से हैप्पी को मारने लगता है। ललिता कृति को उसके कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। हैप्पी को बुरी तरह पीटने के बाद अमित उसे उसके घर छोड़ के आता है और उसके घर वालों के पास जाकर धमकी देता है। उसकी ये हालत देखकर उसके घर वाले डर जाते हैं। कुछ दिन बाद हैप्पी की चोट ठीक हो जाती है। एक रात वो चुपके से कृति के घर में घुस जाता है और उसके कमरे में जाकर उसके साथ घर छोड़ने की बात करता है। रातों ही रात दोनों घर से गायब हो जाते हैं। वो दोनों भागते भागते रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन से कहीं दूर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों किराए के घर पर रहने लगते हैं। लेकिन इधर अमित के सर पर गुस्से से खून सवार होता है। ऐसे ही उसे ढूंढते ढूंढते पूरा साल निकल जाता है। एक साल बाद कृति एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर हैप्पी खुशी से बोलता है, थैंक्स कृति, मुझे इतना सुंदर तोहफा देने के लिए। आज हमारी सालगिरह है, पर तुमने सबसे नायाब तोहफा दिया है। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए हैप्पी, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं माँ और भैया को बहुत मिस करती हूँ। वो दोनों साथ होते तो और भी खूबसूरत बन जाता हमारा ये छोटा सा घर। कृति के इतना बोलते ही उसके सामने अमित आ जाता है और बोलता है, तूने मुझे याद किया और मैं तुझे तलाशते हुए यहाँ तक आ गया। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तेरे प्यार को नहीं समझ पाया। तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि तुम दोनों का प्यार सबके लिए एक मिसाल है। तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर ये साबित कर दिया कि तुम दोनों सही थे और हम सब कितने गलत।